अभी अभी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं ढाका से, जहां पर इस वक्त हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। हिंदू महिलाएं मार्च में शामिल है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग हो रही है। हिंदू अब मोदी की तरफ देख रहा है। शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर दिन ब दिन जो तस्वीर है वो अच्छी नहीं है, हालत बिगड़ती जा रही है। ढाका से हमारे सहयोगी शोएब रजा ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, आइए पहले वो देखते हैं। मैं इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूँ और प्रेस क्लब के बाहर यहाँ जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें हाथों में पोस्टर लिया हुआ है जिसमें जो बीएनपी के सांसद है हारून रशीद, उनकी तस्वीर भी है। इन पर ही आरोप है कि ये हिंदुओं के खिलाफ यहाँ पर बयानबाजी करते हैं। साथ ही साथ इन लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ रहने वाला माइनॉरिटी समुदाय यानी कि हिंदू समुदाय है उनके खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर उनके साथ लगातार जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से कई जगहों पर हिंसा की वारदातें हुई है, मंदिरों पर हमले हुए। तमाम जो आरोप है इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं और ये लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कई जगहों पर ये अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आरजो दास। क्या डिमांड आपकी? हम देख रहे हैं आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ? एक्चुअली हमारा देश 5 अगस्त के बाद बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर भंगचूर हुआ है, बट हमारे जो मुस्लिम भाई है उन्होंने बहुत ज्यादा सेव करने की कोशिश की है। उसके बाद भी बहुत ज्यादा समस्या पर हम लोग सम्मुखीन है। और उसके बाद बहुत सारे जैसे बांग्लादेश के जो रंगपुर, चटगांव जितने सारे जिला है वहाँ पर भी बहुत सारे समस्या हम लोगों ने देखी है। और कुछ दिन पहले हमारे एक पॉलिटिकल नेता एक देश के एक पॉलिटिकल नेता जिन्होंने हिंदू के पूजा के बारे में एक खराब बातें किया है, उस हिसाब से हमने ये आयोजन किया है जिसे वो उनकी जो पार्टिता है वो बातिल करे और वो हमसे क्षमा मांगे। क्योंकि पता है कि जब तक शेख हसीना यहाँ सरकार में थी, प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, तब ज्यादा इस तरह की घटनाएं होती थी या उनके जाने के बाद अब ज्यादा घटनाएं बढ़ गई? जी, एक्चुअली जब शेख हसीना हमारे देश पर थे उस समय भी हिंदू का जो समस्या है वो तब भी देखा जाता था। सिर्फ हिंदू नहीं, आप बौद्धों का ये, क्रिश्चियन का ये, जितने भी धर्म है, मुसलमान को भी कभी कभी समस्या में सम्मुखीन होता था। लेकिन अब तक देश एक्चुअली कभी कभी अच्छा रहता है और कभी कभी बुरा भी रहता है। ये एक्चुअली सिचुएशन पर डिमांड करता है कि हमारा देश कैसे जा रहा है। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोटेस्ट के साथ हमारे देश एक अच्छा कम्युनिटी के साथ जिएगा। हम एकता है, हम यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सो वी बिलीव दैट हम कौन है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा धर्म एक है और वो है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज आवर मेन आइडेंटिटी। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड वी वांट टू लिव टुगेदर। साथ रहने की बात बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को भाई भाई बता रहे हैं। वहीं हालात सड़कों पर कैसे हैं आप देख रहे हैं। ढाका में हिंदू संगठन आर पार की लड़ाई के मूड में है। पिछले 14 महीनों से लगातार जुल्म अत्याचार से हाल बेहाल हैं। यूनुस सरकार में हमले और तेज हुए हैं। कट्टरपंथी जमात धमकी दे रहे हैं। ऐसे में अब खुद को बचाने के लिए मैदान में ये लोग उतर आए हैं। आपका नाम क्या है? नाम शुमा मॉडल। ये बताइए क्या आप लोगों की डिमांड है, क्यों आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मेरा देश में हिंदू संख्यालघु है, संख्यालघु कम स्मॉल है, इसलिए मेरा धर्म का अवमानना कर रही है। मुस्लिम बीएनपी संसद सदस्य साबिक हारून रशीद
उसने बोला जे लोग मूर्ति पूजा कर रही है से शैतानेर इबादत कर रही है, तो इसलिए मेरा हिंदू लोग एकत्रित हुआ, इसलिए प्रतिबाद कर रही है। मेरा धर्म मेरा जाति का अस्तित्व है, मेरा धर्म के अवमानना नहीं कर रही है, मेरा धर्म के गंधा वाला मेरा धर्म के वो लोग का घृणा कर रही है, कटुक्ति कर रही है, अवमानना कर रही है। ये मेरा रिश्ता है जे वो लोग ये सब गंदा बात नहीं कर रही है, इसलिए मेरा प्रतिबाद कर रही है। ये मेरा धर्म का मेरा रिश्ता है, मेरा धर्म मेरा हेड और नहीं अवमानना कर रही है। क्या अवमानना कर रही है मेरा धर्म का, मेरा संख्यालघु, इसलिए बांग्लादेश संख्यालघु लोगों का छोड़ कर रहे हैं, अत्याचार कर रही है, अटैक कर रही है। क्यों ये देश मेरा है, ये देश में मेरा जन्म ग्रहण कर रही है, मेरा पिता का देश है, ये देश मेरा अस्तित्व है, धर्म मेरा अस्तित्व है। उस लोग का मेरा धर्म के मुस्लिम जाति मेरा धर्म के अटैक कर रही है, क्यों इसलिए मेरा समावेश कर रही है और प्रतिबाद कर रही है। जब तक शेख हसीना यहाँ थी, शेख हसीना पीएम थी, तब भी इस तरह की चीजें होती थी या उनके जाने के बाद ज्यादा बढ़ गई है? शेख हसीना जाने के बाद ज्यादा बढ़ रही है। ये हिंदू के मार डाला है, हिंदू के मार डाला है, हिंदू लड़की का रेप किया है, हिंदू जाति का घर तोड़ना है, हिंदू का अटैक कर रहे हैं, हिंदू का जायगा लैंड दखल कर रही है। सरकार से क्या, जो गवर्नमेंट है यूनिट सरकार, उनसे आप क्या कहेंगी, किस तरह से आप लोगों के लिए सिक्योरिटी या दूसरी जो चीजें हैं किस तरह के कोशिश करे सरकार की तरफ से, उनसे क्या आप डिमांड करती है? हिंदू सरकार नरेंद्र मोदी का काछे प्रार्थना यही है, प्लीज मेरा हिंदू जाति के रक्षा कर रही है, बांग्लादेश हिंदू का सेव कर रही है, मेरा देश का हिंदू लोग का निरापत्ता चाहिए। मुझे हिंदू जाति का शेल्टर देना है, नरेंद्र मोदी का से प्रार्थना, मुझे हिंदू जाति का सेव कर रही है, प्लीज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टोनी। अच्छा टोनी जी, क्या आप लोगों की डिमांड है? यहाँ आप आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्यों कर रहे हैं? मेरा बात हुआ जो हम लोग के जो बांग्लादेश में जो सनातनी लोग जो है यहाँ पर मने करिए विभिन्न रकम के राजनीतिक व्यापार से पाल लेके हम लोग के संग विभिन्न रकम के टॉर्चरिंग चलता। जैसे मने करिए यहाँ पर जो हम लोग के हिंदू लोग है, जो राजनीतिक दल आता वही हम लोग को हैरानी करता, संकलों को बोल के हम लोग के ऊपर मानहानि करता, एक ठो न एक ठो उसिल्ला खोज के हम लोग के ऊपर मने करिए जाके अत्याचार करता। यहाँ पर जो हम लोग सनातनीय भाई जो लोग है, हम लोग भगवान के आशीर्वाद से हम लोग एकजुट हुए। अभी यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो धर्म के लेके बात करते हैं। यहाँ पर जो कुछ होता है हम लोग को सनातनियों संकलों के ऊपर में यदि कोई धर्म के मने करिए कोई धर्म के यदि अत्याचार करेगा तो उसके लिए मने करिए जाके पौधों भी लेके विभिन्न रकम के कहानी लेके मने करिए हम लोग को सनातनीय धर्म के लोग के अत्याचार करते हैं। ये जो मामले बढ़े हैं, क्या ये शेख हसीना सरकार के जाने के बाद ज्यादा बढ़े हैं या पहले से इस तरह के हालात थे? नहीं, पहले भी था किंतु कभी हसीना सरकार जाने के बाद और थोड़ा बेसी करके कर रहे हैं लोग। ये लोग के एक तो जो हम देख रहा हूँ जो हम लोग को सनातन धर्म जैसे बांग्लादेश में ना रहे, जैसे भी हो हम लोग को ऊपर में अत्याचार करके कोनो रकम यहाँ से भगाने की चिंता भावना कर रहा। कहाँ भगाना चाहते हैं? कोई भारत भगाने की बात कर रहा। यहाँ पर ये बांग्लादेश हम लोग को सनातनियों का देश है। कौन कहता है कि भारत जाओ? यहाँ पर कुछ को चक्कर लोग हैं जो पाकिस्तानी के लोग हैं,
पाकिस्तानी को जो हम लोग का शास्त्रियों में बोलता नहीं, जमात यहाँ पर तो जमात के बोलेंगे। अभी सभी मैंने करिए बोलने जाने से बोलता है यहाँ पर कुछ पागल छागल लोग बोली से हम लोग के हिंदू के ऊपर में जब अत्याचार करता यहाँ पर सरकार स्वीकृति देता वो पागल है। अच्छा लोग जो दुर्नीति करता बोलता है जो पागल है, किंतु गुलाब का एक तो कसम खा लिया है जो बांग्लादेश में रहने नहीं देगा। बांग्लादेश में हिंदुओं को रहने नहीं देंगे। अगर ऐसी परिस्थिति किसी एक कम्युनिटी की बना दी जाएगी तो ये फिर कैसी डेमोक्रेसी है। हमारे सहयोगी शोएब रजा ढाका से ही जुड़े हुए हैं। शोएब, वहां की परिस्थिति आप बताएं और हिंदुओं का रहना वहां क्यों मुश्किल हो गया है? बिल्कुल, देखिए मुझे आपका सवाल तो मैं नहीं सुन पाया क्योंकि बहुत शोर है यहाँ पर, लेकिन मैं तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह की तस्वीरें इस वक्त राजधानी ढाका जो बांग्लादेश की है वहाँ की है। देखिए पोस्टर देखिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या इन लोगों की डिमांड है। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की तरफ से ये यहाँ पर अपनी बातों को रखा जा रहा है कि वी द हिंदू सनातन कम्युनिटी ऑफ बांग्लादेश स्ट्रांगली कंडेम हारून रशीद। हारून रशीद के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं जो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की, उनकी तरफ से भी बयानबाजी की गई। उसके बारे में कि हेड टू रिमार्क कॉलिंग आवर रिलीजन सनातन वर्शिप हिज वर्ड डीपली वाउड आवर फेथ एंड आइडेंटिटी। यानी कि उनकी जो बयानबाजी है उनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है, हमारी आइडेंटिटी और हमारे विश्वास को उन्होंने एक तरीके से जख्मी किया है और वो फौरन यहाँ पर अपनी गलती को माने, इस तरह की बातें यहाँ लिखी गई है। इसके अलावा ह्यूमन चेन बनाकर एक तरीके से ढाका की सड़कों पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से शेख हसीना गई है तब से जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इन लोगों से हमारी चूंकि बातचीत भी हुई तो ये तमाम लोग ये कहते नजर आए कि अलग अलग जगहों पर जो है वो हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। उनके जो विश्वास है, उनका जो उनकी माइनॉरिटीज के जो राइट्स है उनकी रक्षा नहीं की जा रही है और यहाँ पर ये नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की और भी कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर मंडल है। मंडल साहब ये बताएं कि आप लोग क्योंकि ये हारून रशीद ने क्या बयानबाजी आप लोगों के खिलाफ की, क्या कहते हैं लोग, किस तरह की बातें करते हैं? मेरा धर्म के लिए कुजुक्ति किया था, इसलिए मैं उसको प्रतिवाद जाना था, उसको जोड़ दिए। मेरा हिंदू का जो कुजुक्ति किया इसलिए उसको मेरा को साजा प्रार्थना कर रहा है। इस तरह की का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, क्या परेशानी होती है हिंदू कम्युनिटी को जो माइनॉरिटीज है? परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है आपको? थोड़ा हिंदी ये बताएं कि क्या किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, क्या प्रॉब्लम हो रही है बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी? আমি আমার বাংলাকে বলছি ধন্যবাদ ইন্ডিয়ান টিভিকে। আজকে জাতীয় সংসদ সদস্য জাতীয় দলের সংসদ সদস্য তিনবারের সংসদ সদস্য তিনি বাংলাদেশের একজন প্রবীণ সাংবাদিক হয়ে একজন সনাতনী ধর্মকে যে কটূক্তি করেছেন, আমরা বিশ্ব হিন্দু ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে তার এই মতবাদকে, তার এই समालोचना के हमें कठिन भावे जो बात शोएब से ये व्यक्ति बता रहे हैं वो बांग्ला भाषा ही बोल रहे हैं। पहले तो उन्होंने इंडिया टीवी का धन्यवाद दिया कि हम उनके दर्द को, इस पीड़ा को सब तक पहुंचा रहे हैं और ये बड़े परेशान हैं क्योंकि लगातार वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है जिसकी वजह से इनका रहना दूभर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चुनौती देने के लिए तैयार हैं, सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, वो इस लड़ाई को लड़ेंगे। चलिए शोएब, बहुत शुक्रिया आपका वहां से जुड़ने के लिए और बांग्लादेश में किस तरह के हालात हैं और जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं वो तस्वीर तमाम देशवासियों को दिखाने के लिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या चाहते हैं जो सरकार है, हिंदू सरकार, वो किस तरह के कदम उठाए आप लोगों के लिए? सरकार से क्या डिमांड है? मैं सरकार में तो बांग्लादेश में क्या सरकार सनातन में नहीं निरापत्ता देगा, उसको निरापत्ता में हमारा निरापत्ता है।
तो आप निरापत्ता में बांग्लादेश में सुष्ठु सरकार निरापत्ता दे गया एवं मेरा इबादत करेगा, मेरा साधना करेगा, मेरा सुंदर भावे जीवन यापन करेगा, यह हमें सरकार में हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेगा। शोएब, आपका इस पूरी जानकारी के लिए अब बात होगी नेपाल की। बिल्कुल। नेपाल में एक बार फिर से जेन जी सड़कों पर उतर आए हैं। ओली सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद नेपाल में युवाओं ने एक बार फिर से बवाल किया है। नेपाल के 12 जिले में ये युवा पूर्व पीएम के केपी ओली शर्मा की पार्टी के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। बवाल इतना बड़ा कि पुलिस को आंसू गैस के गोलों तक का इस्तेमाल करना पड़ा। जब इससे भी हालात नहीं संभले, नहीं सुधरे, तो पुलिस ने हवाई फायर भी किया। युवाओं ने भी पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 6 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी। इसके बाद 12 जिले में कर्फ्यू लागू किया गया। जिस जगह युवाओं का गुस्सा फूटा है वो राजधानी काठमांडू से 6 घंटे की दूरी पर है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरे दिन भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। नेपाल में जिनसी आंदोलन दोबारा से भड़क उठा है। प्रोटेस्ट का एरिया बारा और सिमरा में है। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से माहौल गरमाया हुआ है। जिनसी समर्थकों की कई पॉलिटिकल पार्टी से भी भिड़ंत की खबरें हैं। काठमांडू, पोखरा, नेपाल के कई शहरों में इस वक्त इसी तरह के हालात हैं और इसलिए हाई अलर्ट पर इन इलाकों को रखा गया है। नेपाल के प्रोमिनेंट इलाकों में से ये माने जाते हैं। और जेन जी एक बार देखिए किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। केपी शर्मा ओली के खिलाफ, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये प्रदर्शन है और उसी को लेकर जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं आप देख सकते हैं। सड़कों पर जेन जी हैं, इनके हाथों में पत्थर हैं, इनके हाथों में डंडे हैं, उनसे हमला किया जा रहा है। सड़कों पर कई जगह इन्होंने आग तक लगा दी है। और नेपाल में जो जेन जी का आंदोलन हमने देखा था, जिसके बाद पूरी तरह से तख्ता पलट हो गया था, सुशीला कार्की की सरकार बनी थी, अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आंदोलन की राह पर अग्रसर हैं ये जेन जी। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, किस तरह के हालात हैं, क्यों इस तरह के हालात नेपाल में बने, किन मांगों के साथ एक बार फिर से जेन जी सड़कों पर उतर आए हैं? देखिए, केपी शर्मा ओली के खिलाफ नाराजगी थी। अभी 2 महीने पहले ही जितना बड़ा आंदोलन हुआ नेपाल में, वो सब पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। और अभी 2 दिन पहले केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है CPN UML, इसके 2 नेता पार्टी के महासचिव हैं, शंकर पोखरन और एक और महेश बसनेत हैं। ये दोनों सेमरा इलाके में आना चाह रहे थे जो 12 जिले के अंदर पड़ता है और वहां पर एक युवा जागरण कार्यक्रम में इनको शामिल होना था। जैसे ही जेन जी को ये खबर मिली, वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। हालांकि एयरपोर्ट पर जो CPN UML के जो नेता आने वाले थे उनके समर्थक भी थे, तो ऐसी स्थिति में दोनों समर्थकों के बीच झड़प हो गई। जेन जी और ओली के पार्टी के जो समर्थक जो अपने नेता को रिसीव करने के लिए वहां आए थे, उनके बीच में झड़प हो गई। जाहिर है जेन जी का गुस्सा इस बात को लेकर था कि जिस तरह से नेपाल में आंदोलन हुआ, केपी शर्मा ओली की सरकार से वो परेशान थे और सोशल मीडिया पर बैन से जो शुरुआत हुई थी, वो गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब सेमरा में ही एक युवा जागरण कार्यक्रम में वो भाग लेने आ रहे थे, तो इसका उनको विरोध था। और वहीं पर जब झड़प हुई, इसके बाद काफी वहां पर हिंसा हो गई। हालांकि बाद में स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई है, कर्फ्यू लगाया गया और रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जेन जी का ये कहना है कि इस हिंसा जो हुई है, हम लोगों पे हमला हुआ है और जो ओली के पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने जो हमला किया है उसमें कई और लोग शामिल रहे हैं। उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो सार्वजनिक करे प्रशासन, उनकी जल्द गिरफ्तारी हो, अन्यथा वो अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक होनी है और उस बैठक के बाद जेन जी अपनी आगे की रणनीति को तय करेंगे। चलिए, वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जेन जी की होगी और उसी के बाद नेपाल में किस तरह से दिशा रहेगी, हालात कैसे सुधर पाएंगे, उसका पता चल पाएगा। शुक्रिया नीतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अभी बड़ी खबर कोयला घोटाले से जुड़ी हुई। ईडी ने बड़ा एक्शन किया है। झारखंड और बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय में कोयला माफियों के 42 ठिकानों पर रेड की गई है। गैर कानूनी कोयला माइनिंग, गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन, कोयले के स्टोरेज मामले में दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता समेत बंगाल में 24 जगहों पर ईडी की टीम तलाशी कर रही है। वहीं झारखंड में धनबाद समेत 18 जगहों पर कोयला घोटाले के मामले में छापेमारी की जा रही है। केरल में भी 24 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है।
तो बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया है। कोयला माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई है। झारखंड से लेकर बंगाल तक ईडी की टीम 18-24 जगहों पर रेड कर रही है। झारखंड में 18, बंगाल में 24, इसके अलावा केरल में भी ईडी की टीम का शिकंजा कसा है और यहाँ पर भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। झारखंड के कारोबारी के बारे में ईडी को जानकारी मिली थी और उसके बाद से ही लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कोयला कारोबारी नरेंद्र को दिल्ली में भी तलब किया गया है और उसके झारखंड के ठिकानों में ईडी की टीम पूरे दस्ते के साथ इस वक्त कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जो भी अनियमितताएं पाई गई, इसके अलावा जो करोड़ों की कैश ज्वेलरी है वो सब इनके ठिकानों से बरामद हो रही है। तो ये जो पूरी कार्रवाई है ये बंगाल में तो चल ही रही है, झारखंड में तो चल ही रही है, लेकिन इसे केरल में भी अंजाम दिया जा रहा है। 24 ऐसी जगहें हैं, 24 ऐसे कोयला माफियाओं के ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम केरल में पहुंची है और साइमल्टेनियसली इन अलग अलग ठिकानों में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप उन चीजों की देख रहे हैं जो अब तक इस कार्रवाई में सीज की गई है, कन्फिस्केट की गई हैं। आपको कैश खूब सारा नजर आ रहा होगा, आपको ज्वेलरी दिख रही होगी, इसके अलावा अलग अलग प्रॉपर्टीज के पेपर मिले हैं और इसी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये सारा सामान ईडी की तरफ से जब्त कर लिया गया है। तो छापेमार कार्रवाई बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। बंगाल के अलावा केरल में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इस वक्त ईडी की टीम पूरे दस्ते के साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हर एक कनेक्शन को खंगालने की कोशिश कर रही है, इनके नेटवर्क से जुड़े अलग अलग लोगों की पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है और इसी कार्रवाई के तहत करोड़ों कैश, ज्वेलरी और कई पेपर तक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए बरामद हुए हैं। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, किन किन ठिकानों पर रेड की जा रही है और क्या कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं? क्या इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा जो कोयला घोटाला है, जिस तरीके से कोल ब्लॉक में धांधली का जो मामला है, जिससे करोड़ों रुपए का कई करोड़ों 100 रुपए का राजस्व का घाटा हुआ, ये ईडी का कहना है। 2 स्टेट है, झारखंड और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, और इसमें 40 से जगहों पर रेड्स है और लगभग 100 से ज्यादा ईडी के अधिकारी ये सुबह से 6 बजे से ये रेड्स कर रहे हैं। ईडी का कहना है ये जो पूरा एक्शन लिया गया है, जो झारखंड और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसके आधार पर ये सारी रेड्स की गई हैं। उसमें जो डिटेल सामने निकल कर आई थी उसके बाद ये रेड्स की जा रही है। ईडी की चाहे वो झारखंड टीम हो, जो यानी कि रांची टीम है, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की टीम जो कि कोलकाता में जिसका हेड ऑफिस है, ये दोनों ईडी की टीम जो है वो लगातार 40 ठिकानों पर रेड्स कर रही है। कई आपत्तिजनक दस्तावेज, कई जो करोड़ों रुपए का कैश, इसके अलावा ज्वेलरी अब तक ईडी ने बिल्कुल अतुल, आप लगातार नजर बनाए रखें। आगे भी इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल शुक्रिया।